नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सोयाबीन की फसल में कौन कौन से खाद कब डालना चाहिए और उनके बारे में मैंने डिटेल से बताया है कि कौन सा विकल्प हमारे लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि किसान साथियों, अन्य फसलों की तरह सोयाबीन को भी 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इनकी पूर्ति करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर, चाहे वो DAP हो गया, NPK हो गया, SSP हो गया, इन विकल्पों के माध्यम से इनकी पूर्ति करते हैं। क्योंकि किसान साथियों, आपको पता होगा कि 3 मुख्य पोषक तत्वों में गिने जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और कुछ सेकेंडरी तत्व होते हैं जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा बहुत ही कम आवश्यकता होती है पौधों की, और यदि उनको अधिक दे दिया जाए तो उल्टा रिएक्शन हो जाता है और फसल को और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि किसान साथियों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी पूर्ति के लिए मैंने आपको 2 से 3 प्रकार के विकल्प अवेलेबल कराए थे। जैसे कि आप DAP का प्रयोग कर सकते हैं, आप NPK का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप SSP ले रहे हैं तो उसके साथ यूरिया का प्रयोग करके, पोटास का प्रयोग करके इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर किसान भाई जो फर्टिलाइज़र का डोज देते हैं अपनी सोयाबीन की बुआई के समय, तो वो देते हैं DAP या NPK। क्योंकि किसान साथियों, DAP में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस मिल जाता है, NPK में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिल जाता है। क्योंकि सल्फर बहुत ही अनिवार्य पोषक तत्व बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। साथ ही हम सल्फर युक्त उर्वरक का प्रयोग न के बराबर कर रहे हैं। जितनी मात्रा में हमारे खेतों से सल्फर की मात्रा निकल रही है, उतनी मात्रा में हम उसे डाल नहीं रहे हैं। क्योंकि हमारी खेत की मिट्टी में पहले से ही सल्फर मौजूद है, लेकिन वो सल्फेट फार्म में नहीं है, जिसके कारण हमें उसका पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। किसान साथियों, अकार्बनिक पदार्थ यानी कि हमारे जो चट्टानें हैं या हमारे जो खेत के मैदान हैं, उनमें सभी में सल्फ़र है, लेकिन वो सल्फेट फार्म में नहीं है। और जब तक वो सल्फेट फार्म में नहीं आता, तब तक हमारे सल्फ़र की जो पूर्ति है हमारी फसलों के पोषक तत्वों की, वो पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हम सल्फ़र का जो सल्फेट रूप है, वो उसे खाद के रूप में हम अपनी फसलों में देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी प्रकार की फसलों के लिए सल्फर भी अनिवार्य पोषक तत्व हैं। इसकी कमी से एक तो आपको पौधा में पीलापन दिखाई देगा, खास करके जो पत्ते, पौधे की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं उनमें पीलापन आता है। नाइट्रोजन के ठीक विपरीत इसके कमी के लक्षण होते हैं, यानी नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो पौधे की निचली पत्तियों में पीलापन देखने को मिलता है। लेकिन यदि सल्फर की कमी होती है तो पौधे की जो ऊपरी पत्तियाँ हैं उनमें पीलापन दिखाई देता है। पहले पत्तियों के जो किनारे हैं वो पीले दिखाई देते हैं और फिर धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। साथ ही जब सल्फर की अत्यधिक मात्रा में कमी होने लगती है तो पत्तियों का जो विकास है, पौधे का विकास है, वो रुक जाता है, पत्तियाँ छोटी आती हैं। और अत्यधिक कमी यदि सल्फर की हो जाए तो निश्चित रूप से समय से पहले ही पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में सल्फर का अहम रोल इसलिए है क्योंकि ये 2 से 3 प्रकार के फायदे आपकी सोयाबीन की फसल में करता है। पहला फ़ायदा किसान साथियों, आप जानते हैं कि आपकी सोयाबीन की फसल में जो राइजोबियम की गांठें हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को अवेलेबल कराते हैं, जो बैक्टीरिया इन गांठों में रहते हैं। लेकिन जब इन गांठों का निर्माण होता है तब पौधे को सल्फर की आवश्यकता होती है। यानी यदि आप सल्फर की पूर्ति कर देते हैं तो नाइट्रोजन का उपयोग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अच्छी मात्रा में ये गांठें बनेगी और अच्छी मात्रा में बैक्टीरिया काम करेगा, तो आपकी जो फसल है वो और भी अच्छी होगी। दूसरा फायदा है किसान साथियों, आपके पौधे में हरापन बढ़ेगा, क्योंकि सल्फर की कमी से पीलापन आ जाता है। और क्योंकि ये जो सल्फर हैं ये क्लोरोफिल का तत्व तो नहीं है, लेकिन आपके पौधे में हरापन बढ़ाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी तरीके से चलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही तरीके से चलेगी तो निश्चित रूप से पौधा अधिक भोजन बनाएगा, और जब अधिक भोजन पौधे को मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और वो अपनी जो ग्रोथ है वो भी सही तरीके से कर पाएगा। यदि पौधे की इम्यूनिटी और सही तरीके से ग्रोथ रही तो उसमें रोगों और कीटों का प्रकोप भी कम होगा। तीसरी बात है किसान साथियों, जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उन सब में भी जो सल्फर होता है वो तेल की मात्रा बढ़ाता है, उनके दानों की चमक बढ़ाता है। तो यदि आप सल्फर का प्रयोग करते हैं अपनी सोयाबीन की फसल में बुआई के समय, तब आपको आपकी जो सोयाबीन का वज़न है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि तेल की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपके जो सोयाबीन के दाने हैं उनका वज़न बढ़ेगा। साथ ही साथ इसकी चमक बढ़ेगी तो बाज़ार भाव भी आपको अच्छा मिलेगा।
क्योंकि सल्फर को अब अनिवार्य पोषक तत्वों में गिना जाने लगा है। यदि हम इसी प्रकार से खेती पर खेती करते रहें और इस पोषक तत्वों की पूर्ति निश्चित मात्रा में नहीं करेंगे तो किसान साथियों, ये जो पोषक तत्व हमारे खेतों से कम होते जाएंगे और हमारा उत्पादन का स्तर है वो भी गिरता जाएगा। इसलिए हमें इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करना है। चूँकि सल्फर तीसरे पोषक तत्व के बाद सेकेंडरी पोषक तत्वों में आता है, लेकिन इसी प्रकार से यदि हम खेती करते रहे तो निश्चित रूप से ये भी प्राइमरी तत्वों में शामिल हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद सल्फर का नाम आएगा। शीघ्र ही ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि हम सोयाबीन की बुआई के समय सल्फर का प्रयोग करें या खड़ी फसल में करें। तो चूँकि किसान साथियों, मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि जितने भी प्रकार को आपको खाद देना, चाहे गोबर की खाद देनी है और रासायनिक खाद देनी है, चाहे आपको DAP देना है, NPK देना है, सल्फर देना है, पोटास देना है, तो आपको सबको बुआई से पहले देना है। बहुत अच्छी तरीका है कि आप उड़ाई करके यानी कि सीड ड्रिल में इन फर्टिलाइज़र को डाल के बीज से 2 इंच नीचे डालें। पौधे को तुरंत अवेलेबल होते हैं और शुरुआत से जब पौधा जर्मिनेट होता है तभी से उसको ये मिलने लगते हैं, तो पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। यदि आप पर डबल पेटी की सीड ड्रिल नहीं है या आपको खाद उड़ाई करने का जुगाड़ नहीं है तो आप खेत की अंतिम जुताई के समय भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाज़ार में आपको कई प्रकार के सल्फर अवेलेबल होंगे, जो कि 80% की मात्रा में आते हैं। WG के फार्म में आते हैं, WP के फार्म में आते हैं, ग्रेन्यूल्स फार्म में आते हैं। तो हमें कौन सा लेना चाहिए? तो किसान साथियों, यदि मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊं तो जो सल्फर की कमी उन खेतों में देखने को मिलती है ज़्यादातर जहां पर पथरीली ज़मीन हो या रेतीली ज़मीन हो। कहने का मतलब है कि इसका रिसाव बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए हमें सल्फर के ऐसे फार्मूले का प्रयोग करना है जो कि हमारे पौधे को धीरे धीरे अवेलेबल हो। क्योंकि यदि हमने ऐसा फार्मूला यूज़ कर लिया जो रिसाव होके नीचे चला जाएगा तो फिर हमारे पौधे को वो मिल नहीं पाएगा। परिणाम स्वरूप हमारी जो लागत है वो तो अब बढ़ गई, लेकिन हमारा उत्पादन है वो बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि जो हमने डाला वो जब पौधे को ही नहीं मिल रहा है तो फिर हमें क्या फ़ायदा। इसलिए सबसे बढ़िया जो सल्फर है किसान साथियों, बुआई के समय आप इसे दें तो वो है बेंटोनाइट सल्फर, जो कि 90% की मात्रा में आता है। और 1 बीघा की बात करें किसान साथियों तो 5 से 6 किलो इसे आप ले सकते हैं। और एकड़ के हिसाब से बात करें तो आप इसे 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे DAP के साथ भी मिलाकर बुरकाव कर सकते हैं या उड़ाई कर सकते हैं, या आप इसे NPK फर्टिलाइज़र के साथ भी मिलाकर बुरकाव या सीड ड्रिल में डालकर इसकी उड़ाई कर सकते हैं। तो मात्रा मैंने आपको बता दी है। तो किसान साथियों, यदि हम यहाँ पर एक जो बारीक वाला बालू रेत जैसा सल्फर आता है, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे ही भारी बारिश होगी तो वो रिसाव होकर ज़्यादा ज़मीन में चला जाएगा और पूरी जो है वो पौधे को मिल नहीं पाएगा। क्योंकि इसमें रिसाव होने पर अत्यधिक समस्या आती है रिसाव की, जिसके कारण ये समस्या हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो दाल वाला सल्फर जिसे कहते हैं या जिसे बेंटोनाइट सल्फर कहते हैं, वो पौधे को हर सिंचाई में मिलता रहेगा। जैसे बारिश होगी थोड़ा ये जो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे थोड़ा गलेगा और घुल कर पौधे को अवेलेबल होगा, फिर बारिश होगी फिर थोड़ा घुलेगा और फिर पौधे को अवेलेबल होगा। इस हिसाब से हमारे पौधे को लगातार अपने पूरे जीवन काल में सल्फर रूपी खाना मिलता रहेगा, जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, दानों में चमक भी अच्छी होगी, वजन भी अच्छा होगा। इस प्रकार से हमारी जो उत्पादन क्षमता है सोयाबीन की वो भी हमें अच्छी देखने को मिलेगी, बाज़ार भाव भी हमें अच्छा मिलेगा। तो हमें सल्फर का प्रयोग ज़रूर करना है, और कौन सा करना है ये मैंने आपको बता दिया है, कितनी मात्रा में करना है ये मैंने आपको बता दिया है। यदि इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और यदि आपने इस बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग कभी किया है अपनी सोयाबीन की फसल में और आपको रिजल्ट कैसे मिले हैं वो आप कमेंट में मेंशन करें, ताकि अन्य किसान भाइयों का मार्गदर्शन होता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।